हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं परागकण। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परागकण क्या होता है एंड उसके बाद से जानेंगे कि परागकण की संरचना क्या है एंड उसके बाद से जानेंगे कि परागकण का कार्य क्या होता है पुष्पों में, राइट ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि परागकण क्या होते हैं, राइट। देखिए हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या है कि परागकण क्या है, राइट ना। आखिर में ये परागकण है क्या। सबसे पहला इसमें का पॉइंट क्या है कि परागकण नर युग्मक कोदभिद कोशिका है। अब कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से जो मानव होता है, मानव में जो मेल होते हैं यानी कि जो लड़के होते हैं उनमें क्या होता है स्पर्म पाया जाता है, यानी कि नर कोशिका क्या होता है स्पर्म होता है। सेम उसी प्रकार से कि ये जो परागकण है वो पुष्प में क्या होते हैं नर भाग होते हैं, राइट ना। क्या है नर युग्मक कोदभिद होते हैं, राइट ना। क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक कोशिकीय होता है। जो हमारा परागकण होता है वो एक कोशिकीय होता है, राइट, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो आकार होता है या तो गोलाकार होगा या तो अंडाकार होगा, क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें दो भित्तियां होती है। जो ये होता है परागकण उसमें कितनी भित्तियां होती है, दो भित्तियां होती है। इसमें दो भित्तियां होती है। पहला भित्ति कौन सा है बाह्यचोल एंड दूसरा भित्ति कौन सा है अंतःचोल, राइट। तो हमने परागकण क्या है इसके बारे में जान लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जानेंगे कि परागकण की संरचना क्या है, राइट। परागकण के संरचना को भी जान लेते हैं। देखिए यही है हमारा परागकण का चित्र, राइट ना। अब इस चित्र में जिस जिस एलिमेंट का प्रयोग किया गया है उसके नाम को सबसे पहले जान ले रहे हैं, राइट। देखिए हमने जब आपको परागकण क्या है उसको पढ़ाया था तो बताया था कि जो परागकण होते हैं वो दो भित्तियों से बने होते हैं। तो सबसे पहले उन भित्तियों के नाम जान ले रहे हैं कि वो कहाँ होते हैं। देखिए ये जो आपको थोड़ा मोटा खुरदरा टाइप का संरचना दिख रहा है, राइट, ये तीन है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बाह्यचोल, यानी कि ये जो संरचना है इसको क्या बोलेंगे बाह्यचोल, बाह्यचोल। क्लियर हो गया। अब देखिए इस जो बाह्यचोल है उसके अंदर वाला ये जो संरचना है जो कि ब्लैक और ब्लू के बीच वाला जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं अंतःचोल। इसको बोलेंगे अंतःचोल, अंतःचोल। क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये जो आपको संरचना दिख रहा है इसी को बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका आपको मालूम होगा कि पादप में वैक्यूल रिक्तिका पाया जाता है, राइट ना। तो ये रिक्तिका जो होंगी वो बहुत सारी होंगी, हमने केवल एक को ही यहाँ पे बनाया है, राइट ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिक्तिका, रिक्तिका। क्लियर हो गया। अब देखिए इतना हमने क्लियर कर लिया, यानी कि तीन फिगर को हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए ये जो बीच में संरचना दिख रहा है यह स्टार्टिंग में गोल रहता है, राइट, पर जैसे जैसे समय बीतता है इसका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है। देखिए इसको बोलते हैं कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका, कायिक सेल या वर्धी सेल, वर्धी सेल। क्लियर हो गया। एंड जो ये वाला संरचना है जो कि दोहरी परत से है इसको हम लोग बोलते हैं जनन सेल, यानी कि जनन कोशिका। इसको क्या बोलेंगे जनन कोशिका, जनन सेल, राइट। क्लियर हो गया। तो यही है हमारा परागकण का चित्र और जो जो एलिमेंट का प्रयोग किया गया है उसका नाम, राइट ना। तो चलिए अब हम इस नाम को अच्छी प्रकार से समझ ले रहे हैं, राइट ना, कि आखिर में ये करते क्या है। सबसे पहले हम लोग बाह्य परत जो है जो अंतःचोल है, देखिए जो बाह्यचोल है और जो अंतःचोल है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि बाह्यचोल जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइन, राइट। इसका कार्य क्या होता है। देखिए यह मोटा व खुरदरा होता है। आपको क्या मालूम चल रहा है इस बाह्यचोल को देखने के बाद से क्या मालूम चल रहा है कि यह मोटा भी है और खुरदरा भी है, यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। देखिए ये जो जितने भी बाह्यचोल के परत होते हैं वो किससे बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन के बने होते हैं। अब जो ये स्पोरोपोलेनिन होता है यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसपे ना अम्ल का
प्रभाव पड़ेगा, ना क्षार का प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपने मन से बताइए कि ये जो बाह्य चोल है वो इसी से जब बना है, स्पोरोपोलिनी नामक पदार्थ से, तो क्या इस परत पे किसी भी प्रकार के अम्ल क्षार का प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, राइट ना। इसको भेदा भी नहीं जा सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि जब अंकुरण होता है तो जो पराग नली निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तो देखिए, ये जो बाह्य परत, बाह्य चोल है वो क्या है, जगह जगह पर क्या है, खंडित है। यानी कि यहाँ पे भी खंडित है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, राइट। तो इसी के माध्यम से ये पराग नली बाहर निकलता है। तो जहाँ पे नहीं रहता है उसी को बोलते हैं क्या, जनन छिद्र। यानी कि कहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जनन छिद्र, जनन छिद्र। इसी के माध्यम से होकर जो पराग नली है वो बाहर निकलता है, अंकुरण की क्रिया संपन्न होती है, राइट ना। अब देखिए कि हमने यह स्पोरोपोलिन का बना होता है जो हमारा बाह्य चोल है वो, राइट ना। अब क्या होता है कि इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमने बता दिया था आपको, राइट। अब देखिए दूसरा क्या है, अंतः चोल, जिसको कि बोलते हैं इंटाइन, राइट। अब आपको मालूम चल जा रहा होगा कि बाह्य चोल के अंदर जो पाया जाता है परत, उसी को बोलते हैं अंतः चोल। यानी कि ये जो परत है, ये जो परत है ब्लू और ब्लैक के बीच वाला, इसी को बोलते हैं क्या, अंतः चोल। अब इसका क्या कार्य है इसको समझिए। देखिए यह पतला और कोमल होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो अंतः चोल है वह क्या होता है, पतला होता है, कोमल का मतलब नरम होता है, राइट ना। तो नरम जब होगा तभी तो पराग जो नली होगी वो छेद कर निकलेगी, राइट ना। तो यह क्या होता है, पतला और कोमल होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब कोई भी पूछ लेगा कि जो अंतः चोल होता है उसका निर्माण कैसे हुआ होता है, तो आपको बताना है कि पेक्टोसेलुलोज का यह बना होता है, इसी से इसका निर्माण हुआ होता है, राइट ना। दूसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसी में जनन छिद्र पाए जाते हैं। देखिए जो हमने आपको जनन छिद्र बताया वो किस में पाया जा रहा है, आपके अंतः चोल में, राइट ना। यह भी हो गया क्लियर। अब देखिए चौथा क्या है कि इसमें स्पोरोपोलिन का अनुपस्थिति रहता है। देखिए ये जो अंतः चोल है इसमें जो ये स्पोरोपोलिन है वो नहीं रहता है। अगर आप ही बताइए कि स्पोरोपोलिन इसमें रहता तो क्या पराग नली इसको छेद कर निकल पाती, तो नहीं निकल पाती, राइट ना। तो इसीलिए जो हमारा अंतः चोल होता है उसमें स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ नहीं रहता है, उसमें अनुपस्थित रहता है। तो ये भी हो गया हमारा पॉइंट क्लियर, राइट। अब तीसरा क्या है कि कायिक सेल या वर्धी सेल आखिर में क्या होते हैं, तो हमने यही है हमारा क्या, कायिक सेल या वर्धी सेल, राइट। तो देखिए दरअसल क्या होता है कि इसी संरचना की वजह से हमारा अंकुरण की जो क्रिया होती है वो संपन्न हो पाती है, क्योंकि यही निर्माण करता है किसका, पराग नलिका, पराग नलिका का, राइट। यहाँ पर हो गया पराग नलिका का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है, कायिक सेल या वर्धी सेल। कंप्लीट हो गया। जनन छिद्र से क्या होता है, पराग नली बाहर निकलता है, राइट ना। अब बात अगर आए कि ये जो कायिक सेल है एंड ये जो जनन सेल है उसका निर्माण कैसे हुआ होता है, तो हम आपको बता दें कि दरअसल होता क्या है, जब पराग कण जो होता है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और आपको मालूम होगा कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो वो जो दो कोशिका है वो यही है, पहला जो है वो वर्धी है या कायिक सेल है, जो दूसरा है वो जनन कोशिका है, राइट ना। क्लियर हो गया कि आखिर में कायिक सेल, वर्धी सेल और जो जनन कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है। तो पराग कण के समसूत्री विभाजन से इन दोनों का निर्माण होता है, राइट। तो हमने पढ़ लिया पराग कण क्या है, परागकण के संरचना और परागकण के कार्य क्या होते हैं। देखिए जो परागकण होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें, परागण में। परागण के द्वारा क्या होता है कि नए पादपों का जन्म होता है, राइट, नए पादपों का जन्म होता है। अगर यह परागकण नहीं रहेंगे तो नए पादपों का जन्म नहीं होगा। जिस प्रकार से आप समझिए, मान लीजिए कि यह एक कमरा है, राइट, यह एक कमरा है, राइट। जो देखिए जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसमें दो होते हैं। सबसे पहला जो होगा वो नर होगा, जो दूसरा होगा क्या होगा, मादा होगा। नर और मादाएं रहती है, राइट ना। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि इस नर को हम लोग क्या करें, यहाँ पे बंद कर दे, इस कमरे में क्या कर दे, बंद कर दे, तो ये जो मादा है इस कमरे में है, राइट। जो नर है वो किस कमरे में है, इस कमरे में है, राइट। इस जो नर है अगर मादा के पास ना जाने दे या मादा को नर के पास ना जाने दे तो क्या होगा,
कि हमारा जो वंश है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, राइट ना, क्योंकि इन दोनों का रहना अति आवश्यक है वंश को बढ़ाने के लिए। सेम उसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं हमारे परागकण, राइट। अगर परागकण नहीं रहेंगे तो पादपों का वंश नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो यही हमारे परागकण के कार्य की वंश को बढ़ाते हैं, परागण में सहायता प्रदान करते हैं, राइट ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।